अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। प्रोनाउन क्या है एंड व्हाई वी आर यूजिंग प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ अ नाउन। क्यों हम इसकी रिप्लेसमेंट करते हैं नाउन के साथ। बेसिकली प्रोनाउन इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, प्रो प्लस नाउन। प्रो मीन्स फॉर एंड नाउन मीन नाउन। सो बेसिकली वो वर्ड जो हम इन रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन लगाते हैं किसी भी सेंटेंस में, कोई भी वर्ड हो जो हम नाउन की जगह ही यूज़ करते हैं, जो काम एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन एज ए कॉम्प्लीमेंट हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह से करें क्योंकि ये सारे फंक्शंस नाउन के ही हैं। और अगर एक वर्ड इसी तरह के हमें फंक्शंस दे सकता है तो बेसिकली वो हमारे पास प्रोनाउन ही होगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रोनाउन के बारे में कि प्रोनाउन क्या है और इसके टाइप्स क्या है। प्रोनाउन है, प्रोनाउन इज अ वर्ड that replace a noun phrase. Using pronoun correctly eliminate unnecessary noun repetition in your writing. अगर बार बार हमारे पास एक नाउन आ रहा है किसी भी सेंटेंस में तो उसको रिपीटिशंस को एलिमिनेट करने के लिए हम फिर उसके प्रोनाउन, सही प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम आ रहा है एंड बेसिकली वो मेल है तो हम पहले सेंटेंस में तो हम उसका नाम यूज़ कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि अगर हम आगे प्रोनाउन यूज़ करने वाले हैं तो फिर किसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं एंड किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि प्रोनाउन कैन बी डिफाइंड अ वर्ड दैट can function as a noun or noun phrase used by itself and that refer either to be up to the participant in the discourse or someone or something mentioned elsewhere in the discourse, means in the language in a sentence. So for example, if I take the example of Angel complained about the weather forecast. Now we have here we have two nouns. यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो हमारे पास दो नाउन है, एक है एंजल एंड दूसरा है वेदर फोरकास्ट। वेदर इज अ एडजेक्टिव, वर्किंग इज अ एडजेक्टिव मॉडिफाइंग द फोरकास्ट। सो दे सेड दैट इट हैड नॉट वार्न देम ऑफ द स्टॉर्म्स। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं हमारे साथ, तो प्रोनाउन बेसिकली अगर देखो तो एक तो हम दे यूज़ किया, हमने यहाँ पे वर्ड एक दे का लगाया एंड दूसरा देम का भी लगाया। टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन एंजल, किसके लिए? यहाँ पे इसमें नाउन एंजल के लिए, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस के लिए हमने दे लगा दिया। इसी का ऑब्जेक्टिव केस हमने जब बना दिया तो इसके लिए फिर हमने दे से देम बना दिया। वेदर फोरकास्ट के लिए भी हमने प्रोनाउन इट टेक्स प्लेस, हमने यहाँ पे वेदर फोरकास्ट के लिए क्या यूज़ किया कि अबाउट द स्टॉर्म एंड फोरकास्ट के लिए हमने यहाँ पे इट का यूज़ कर दिया। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें जो हम किसी भी नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारे सब्जेक्टिव केस में हो चाहे वो फिर हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस में हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। Pronouns are used in a place of a noun in order to avoid the repetition of the same noun in the paragraph. You have to bear and you have to keep this thing in mind. When you try to avoid repetition, you have to use pronouns. Without pronouns, your sentence does not look very attractive. Pronouns are like, for example, there are so many pronouns, there are so many kind of pronouns. There are personal pronouns, there are indefinite pronouns, there are distributive pronouns, there are interrogative pronouns, there are compound pronouns, there are reflexive pronouns, there are intensive pronouns. There are so many pronouns that we need to discuss in this lecture. So it is one of the most important part of the speech. Pronoun is definitely one of the most important part of the speech. If you want to bring, if you want to, अगर आप चाहते हैं कि आपके राइटिंग में ग्लू आ जाए, आपके राइटिंग में अट्रैक्टिवनेस आ जाए, खूबसूरती आ जाए, सो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग प्रोनाउंस एंड प्रोनाउन, और सही से प्रोनाउंस लगाने हैं क्योंकि देर आर सो मैनी डिफरेंट प्रोनाउन इन इंग्लिश लैंग्वेज। काइंड ऑफ प्रोनाउंस, अगर हम पर्सन का काइंड की बात करते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रोनाउन है वो है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन जिसको कहते हैं पर्सनल, जिससे डिराइव किया है हमने पर्सन से, जब हम इंसानों या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए जब हम ये पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टॉकिंग नाउ, आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ही इज़ डूइंग दिस थिंग्स, ही इज़ डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क। सो बेसिकली आई एम द सब्जेक्ट एंड आई एम एक्टिवली डूइंग माई वर्क। सो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट हो गया, आई एम टॉकिंग टू यू, ना यू आर माई ऑब्जेक्ट। कि काम किस पे हो रहा है? काम आप लोगों पे हो रहा है क्योंकि यू आर लिसनिंग टू मी, आई एम टॉकिंग टू यू व्हाइल यू आर लिसनिंग टू मी। तो यहाँ पे आप लोगों पे काम हो रहा है तो यू आर माई ऑब्जेक्ट।
तो अगर हम कोई काम अगर फॉर एग्जांपल माय नेम इज़ आके यहाँ पे अगर मैं बार बार कहता हूँ, अपना नाम बार बार यूज़ करता हूँ कि मैं की जगह अगर मैं आई की जगह मैं आगे बाके यूज़ करता हूँ, तो फिर इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट सीम वेरी गुड। तो यहाँ पे मैंने ख़ुद को आई के साथ मैंने रिप्लेस कर दिया। एंड आई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है, जो बंदा काम करता है, जो बंदा कुछ करता है, कोई एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम फिर सब्जेक्टिव केस ही कहते हैं। सेकेंड वन ही हमारे पास है वी। वी क्या है? वी प्लूरल है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का। इसको हम वी जो है ये आई एंड वी ये दोनों हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। देयर आर थ्री पर्सन ऑफ प्रोनाउन इन अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I and we. In a second person pronoun you is used for a single and you is used also for a plural, and in a third person pronoun we are using like he, she, it and they are these are the third person pronoun, and all this comes in the subjective case. We are defining all these pronouns, whether it is a first person, second person or third person, ये हमारे पास subjective case में ही आते हैं। यहाँ पे for example if I say that we are doing something, we are buying some shoes, we are buying some shoes, now who is doing this thing, who is doing some work, who is buying shoes? We are buying some शूज़। यहाँ पे काम वी ही कर रहा है, तो बेसिकली ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हुआ, और फर्स्ट पर्सन के लिए प्लूरल हमने यूज़ किया वी, बिकॉज एक से ज़्यादा है हमारे पास। सिर्फ मैं अपने आप की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं अपने आप की बात करता तो फिर मैं सिर्फ आई लगाते हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको भी अपने साथ मिला लिया, इसलिए हम बन गए। इस तरह से यू है, फॉर एग्जांपल यू आर बाइंग अ शूज़, तो यहाँ पे काम भी आप कर रहे हो, मैंने आपके लिए यूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर आई यू सिंगल है तब भी मैं यू आर बाइंग शूज़, अगर यू ज़्यादा है तब भी मैं यही कहूँगा कि यू आर बाइंग शूज़। सो बेसिकली यू इज़ अ सेकंड पर्सन प्रोनाउन, एंड ये सिंगल भी है, ये प्लूरल भी है, डिपेंड ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, लेकिन राइटिंग में आपने हमेशा इसको प्लूरल वर्ब ही देना है। ही, शी, इट, ही इज़ यूज्ड फॉर अ मेल एंड शी इज़ यूज्ड फॉर अ फीमेल, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और इवन एनिमल्स एंड इवन babies, but when we make them plural, जब हम एक या एक से ज़्यादा करते हैं, whether males, whether females, whether things, सब हम या whether the mixture of both of them, तो हम इसके लिए फिर they का यूज़ करते हैं, और ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है। इसको जब हम मैं जब इसको ऑब्जेक्टिव केस में करता हूँ, तो फिर ऑब्जेक्टिव केस में ये हमारे पास आई से मी बन जाता है, वी से अस, एंड यू से यू, वही यू आता है हमारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों में। ही से हिम, शी से हर, एंड इट से वही इट आएगा, एंड देम्स दे से देम। यहाँ पे सब्जेक्ट तो काम करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट वो जिसको हम कहते हैं जिस पे काम होता है। इसके अलावा एक तीसरा टाइप जो हमारे पास है वो है जेनेटिव केस। जेनेटिव केस में फिर हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाते हैं एंड पॉजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव मेनली एडजेक्टिव का काम होता है विच मॉडिफाई नाउन, जो मॉडिफाई करता है नाउन को, ये एडजेक्टिव का काम है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कार की एग्जांपल लेता हूँ कि कार क्या है, लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं कहता कि विच टाइप ऑफ कार इट इज़। यहाँ पे मैं या इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करता, या इसके कलर के बारे में भी बिल्कुल बात नहीं करता, इसके मॉडल के बारे में मैं बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन मैं इसके ऑनर के बारे में बात करता हूँ कि किसकी कार है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मैंने इसको एडजेक्टिव देना है, थ्रू एडजेक्टिव वी कैन एक्सप्लेन माई नाउन। तो यहाँ पे अगर मैं एक नाउन को एक्सप्लेन करूँगा तो फिर मैंने एक प्रॉपर एडजेक्टिव देनी है, और एडजेक्टिव भी वो एडजेक्टिव जो मुझसे डिमांडेड है। अगर मैं कहता हूँ कि किसकी ऑनरशिप की बात करता हूँ, क्योंकि पॉजेसिव मीन्स ऑनरशिप। अगर मैं यहाँ पे मालिक की बात कर रहा हूँ, ऑनर की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगा फॉर एग्जांपल माई कार। यहाँ पे ऑनर कौन हुआ इस कार का? माई इज़ मॉडिफाइंग योर कार। तो क्योंकि यहाँ पे नाउन से पहले आया हुआ है, क्योंकि प्रोनाउन की डिफिनीशन ये है कि प्रोनाउन रिप्लेस करता है नाउन को, नाउन की जगह यूज़ करते हैं, लेकिन एडजेक्टिव जो है वो आपके नाउन के लिए ही लगा होगा। यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं एडजेक्टिव किसके लिए? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए। आगे आपके पास नाउन लगा है, अगर नाउन नहीं होता तो फिर आपका प्रोनाउन हो सकता था, लेकिन फिर उसके अपने कुछ रूल्स थे। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कार है, तो कार इज़ अ नाउन, एंड नाउन को आप मॉडिफाई कर रहे हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव से। ऑनरशिप की जो एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, उससे अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यू आर कार, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यू आर कार, कि किसकी कार है? यू आर कार है, हीज़ कार या हर कार, तो देयर कार, ये जितने भी मैं पॉजेसिव एडजेक्टिव में दे रहा हूँ ये हमारे पास ऑनरशिप शो करते हैं। इसके अलावा फिर आगे जब हम चलते हैं पॉजेसिव
प्रोनाउन के बारे में, तो पोजेसिव प्रोनाउन में और पोजेसिव एडजेक्टिव में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि एडजेक्टिव हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन प्रोनाउन हम नाउन की जगह यूज़ करते हैं। तो दोनों चीज़ें जहन में रखना कि जब भी हम नाउन की बात करते हैं, अगर हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं किसी और वर्ड से, तो ये बेसिकली वो हमारे पास एडजेक्टिव ही होगा, चाहे फिर वो हमारे पास ऑनरशिप के वर्ड्स क्यों ना हो, या चाहे फिर वो हमारे पास कोई और वर्ड्स हो, लेकिन वो बेसिकली वो हमारे पास एडजेक्टिव होंगे। लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो फिर प्रोनाउन का मतलब यही है कि हमने नाउन को हम एलिमिनेट करके उसकी जगह फिर हम कोई ऐसा वर्ड लगा देते जैसे जो फंक्शन हमें दे सकता है एज ए नाउन की। तो जब मैं बात करता हूँ पोजेसिव प्रोनाउन की, तो माई को मैं रिप्लेस करता हूँ माई के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि दिस कार इज़ माइन, दिस कार इज़ माइन, this car is mine, the mistake is all yours, the mistake is all yours, and ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी हमारे पास है, द मिस्टेक इज़ ऑल यूअर्स, द क्रेडिट इज़ ऑल यूअर्स, द मिस्टेक इज़ माइन, द मिस्टेक इज़ हीज़, ये जितने भी, मिस्टेक इज़ हर्स, ये जितने भी हमारे पास है, यहाँ पे हम इसको एज ए पोजेसिव प्रोनाउन फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउन जो है वो हमारे पास है, इट इज़ मेनली एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस की ये सारी चीज़ें। The example of the personal pronouns are like, once again I am going to repeat it, like I, you, we, it, he, she, it and they. Personal pronoun is divided like in a subjective case, in an objective case. Objective case भी मैंने बता दिया कि objective case हम उस चीज़ को कहते हैं जिस पे हम एक्टिवली खुद काम करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस जिस पर काम किया जाता है। अगर आप यू पे काम करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस आपका यू ही आएगा, लेकिन अगर आप आई पे काम करेंगे तो आपका आई का ऑब्जेक्टिव केस आई से मी आएगा, लेकिन अगर आप दे पे काम करेंगे तो दे तो सब्जेक्टिव केस के उसका ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास देम ही आएगा। उसके अलावा जो हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन, तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है विच इंडिकेट पोजेशन, पहले भी मैंने कहा है विच इंडिकेट पोजेशन विच शो ओनरशिप। एग्जांपल ऑफ दिस प्रोनाउंस आर माइन, हर्स, देयर्स, योर्स और लाइक और। तो हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है, और हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन बन जाता है, माई, हिज, हर्स, योर्स, इट्स, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये हमारे पास फिर बन जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। यहाँ पर वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आज दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है प्रोनाउन का वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स टू पॉइंट आउट समथिंग। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स टू पॉइंट आउट, टू पॉइंट समथिंग। जब हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं तो इस टाइम हम इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम इसके लिए लगाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमारे पास दीज भी हैं एंड दैट भी है, दीज भी हैं एंड दोज भी है। दीज एंड दैट हमारे पास सिंगल के लिए यूज़ होता है, जब हम कोई चीज़ हमारे नज़दीक और हम उसको इशारा करते हैं तब हम दीज एंड दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमसे कोई चीज़ दूर हो और उसके लिए फिर हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम फिर प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं। So demonstrative pronoun can be defined as the demonstrative pronoun is a pronoun that is used to point to something specific within a sentence. They can indicate items in a space or in a time, and they can either be singular or plural. Demonstrative pronoun is a pronoun in which we use in the sentence to point out something. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो सिंगल या प्लूरल, तो डेफिनेटली हमारे पास दिस एंड दैट सिंगल है, दीज एंड दोस जो वो प्लूरल हैं। दीज एंड दीज ये हमारे पास नज़दीकी चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, जबकि दैट एंड दोस जो है वो हमारे पास जब जो चीज़ हमसे दूर हो उसके लिए हम उसको यूज़ करते रहते हैं। इस तरह से अगर मैं कहूँ कि दिस इज़ स्मेलिंग वेरी बैड, सो दिस इज स्मेलिंग वेरी बैड, फॉर एग्जांपल समथिंग इज़ नियर टू मी एंड आई एम सेइंग दैट दिस इज स्मेलिंग वेरी बैड, वो चीज़ मेरी नज़दीक ही है, वो चीज़ मेरे नज़दीक ही होगा। सो दिस रिप्रेजेंट आई थिंक क्लोज टू मी, अगर वो मेरे नज़दीक है तो मैं उसके लिए दिस ही लगा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ स्मेलिंग वेरी बैड। अगर मैं कहता कि दैट इज़ लुकिंग वेरी नाइस, तो इट्स मीन कि समथिंग आई एम पॉइंटिंग आउट समथिंग, मैं किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ मुझसे फॉर अवे है, दूर है, विद इन द हैंड रेंज के बाहर है, तब उसके लिए मैं दैट का यूज़ कर रहा हूँ। दीज भी इसी तरह से है, दीज स्मेल वेरी बैड लाइक अ रूटन एग, दीज स्मेल वेरी बैड लाइक अ रूटन एग। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है मेरे, एक नहीं है,
एक से ज़्यादा है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, एनी नंबर हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होंगे। जब एक से ज़्यादा होंगे तो उसका प्लूरल बन गया, और अगर प्लूरल है और नज़दीक भी है तो फिर हम उसके लिए दीज का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोज जो है, दोज आर वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्लावर्स है वो बहुत दूर है हमसे, और मैं इशारा कर रहा हूँ, उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं एक भी नहीं है, एक से ज़्यादा है इन नंबर। देयर आर मोर इन नंबर, देयर आर लाइक इन मैनी नंबर्स, मतलब वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है नंबर्स में। एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, मतलब 4 भी है, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, इवन 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक नहीं है, एक से ज़्यादा है मेरे पास, इसलिए मैं उसके लिए दोज लगा रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दोज आर वाइल्ड एनिमल्स एंड वेरी डेंजरस, दोज आर वाइल्ड एनिमल, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स दैट आर नॉट इन वन, दैट आर नॉट सिंगुलर, दे आर प्लूरल, दे आर मोर देन वन, वो ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे एनिमल्स का यूज़ कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने दोस्त भी लगा दिया, वो मेरे नज़दीक भी नहीं है, दूर है, इसलिए मैं दोस्त लगा के मैं उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो दोज आर लवली ड्रेसेस, दोज आर लवली किड्स, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ किड्स, दोज आर लवली किड्स, नज़दीक भी नहीं है और ज़्यादा भी है, तो इसलिए मैंने दोज लगा दिया। दीज और अगली पीपल, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि दीज और अगली पीपल, कोई लोग हैं जो मेरे नज़दीक, और मैं कहूँ कि दीज और अगली पीपल, तो यहाँ पे दीज नज़दीक भी है लेकिन है इन अ प्लूरल फॉर्म। ये हमारे पास एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारे पास था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, जो यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं अपने सेंटेंस पे, तो उसके लिए फिर हम दीज आर, दैट आर, दीज आर, दोस का यूज़ करते हैं। और ये था हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसके बाद हमारे पास जो अगला काइंड है वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली जब आप किसी चीज़ को क्वेश्चंस करते हो, जब आप इंटरोगेशन शुरू करते हो, जब आपकी व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन टू समवन, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो उस टाइम में हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैन डिफाइन एज इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन यूज्ड इन ऑर्डर टू आस्क अ क्वेश्चन। व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन दैट टाइम यू आर यूजिंग इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ऑफन इट हैज़ नो इंटीसीडेंट बिकॉज द इंटीसीडेंट इन अननोन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू, लेकिन यहाँ पे जब मैं आपको हु को जब मैं आंसर करूँगा तो मैंने इंटीसीडेंट दे दिया कि हु कौन है यहाँ पे, लेकिन मैं कहता हूँ कि हु आर यू, यहाँ पे मेरे पास कोई इंटीसीडेंट नहीं है। हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, यहाँ पे मुझे नहीं पता कि कोई तो आ रहा है, कोई तो है जो काम कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है, और उसी कौन को मैं पूछ रहा हूँ कि कौन यहाँ पर आने की आ रहा है पहले, तो कौन को मैं इंटीसीडेंट दूंगा और मैं किसी का नाम दे सकता हूँ यहाँ पर। जब मैं इसको किसी का नाम दे दूंगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, या फिर किसी और का नाम दो, किसी बंदे का नाम दे दूँ, फॉर एग्जांपल असलम आ रहा है तो असलम हु का इंटीसीडेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे पता चल रहा है कि वो आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता जब मैं सिर्फ कहता हूँ कि हु आर यू, या हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, या व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द पार्टी, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर लेके आई, मुझे नहीं पता उस चीज़ के बारे में, किस वजह से आप यहाँ पे आए, या मुझे नहीं पता, ये मैं वर्ड के थ्रू ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये मुझे इसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज द प्रोनाउंस विच वी यूज इन अ सेंटेंस टू आस्क अ क्वेश्चन वेरी इजीली। There are like various interrogative pronouns used differently to ask very specific questions. जब हम specific questions पूछते हैं उसके लिए भी हम interrogative pronoun का यूज़ करते हैं। like examples से अगर हम देखते हैं, for example what is her name, what is her name, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि what is her name, उसका नाम क्या है, तो in this sentence the word what is the interrogative pronoun which serve as a subject in the sentence. She gave the flower to whom, यहाँ पे मैंने whom का यूज़ भी कर लिया। she gave, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि शी गेव द फ्लावर, शी गेव द फ्लावर्स टू हुम। यहाँ पे हुम मेरे पास अनक्लियर है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास। एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं है। किसको दिए, अब मैं इनडायरेक्ट को ऑब्जेक्ट को मैं इंटीसीडेंट दूंगा, किसी का नाम दूंगा, किसी चीज़ का नाम दूंगा, तब मेरे पास ये सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। विच टुक फर्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि विच टुक फर्स्ट, द वर्ड विच इज सर्व एज अ ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। Interrogative pronouns are used in a sentence to ask questions. They can be used as an object or subject of the sentence. They generally stand for what is unknown in the sentence. जो हमें नहीं मालूम हो sentence में, इसलिए हम इसको interrogative use करते हैं। Who is generally used as a subject or
हु को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और हु का जब हम ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो हम फिर हमारे पास हुम बन जाता है। एक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू गेट एज अ गिफ्ट ऑन योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट टू गेट, व्हाट डू यू वांट, मैं आप आई एम आस्किंग यू अबाउट द थिंग दैट यू वांट टू फ्रॉम मी, जो आप मुझसे चाहते हो, तो मैं आपके उस चीज़ के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। विच इज़ योर शर्ट, कौन सा तुम्हारा शर्ट है, मैं उस चीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ जो तुम्हारा शर्ट है, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा है। नाउ आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन दैट विच इज़ योर शर्ट। तो हु डू यू बिलीव टू विन द गेम, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि हु वन द रेस यस्टरडे एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट बॉल या विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये जितने भी या हम क्वेश्चंस करते हैं, इसका फिर हम आंसर चाहते हैं, और इनका आंसर हमें एज इंटीसीडेंट फॉर्म मिल सकता है जब हम कहते हैं कि जब मैं कहता हूँ कि हु आर यू, ऑब्वियसली आपने मुझे नाम बताना है कि मैं ये हूँ या मैं वो हूँ या वो ये है, तो ये जब आप मुझे आंसर दोगे तब मुझे इंटीसीडेंट का पता मिल जाएगा कि हु कौन है। तो ये था हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट। आगे है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिस तरह से हाँ इसके नेम से ज़ाहिर है कि रिफ्लेक्स, इट शो रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन शो होती है, फॉर एग्जांपल जब आपका सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा हो, तो तब उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो है लाइक आर द वर्ड्स एंडिंग इन अ सेल्फ दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। जब आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में है वो सेम हो, तब हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पर हम फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको यूज़ करते रहते हैं, जिसको हम कंपाउंड पर्सन प्रोनाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड ये इसलिए है कि ये सेल्फ है या सेल्फ। इसको फिर मैं उसके साथ लगा देता हूँ पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे माई सेल्फ बन गया, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये मैं लगा देता हूँ इसके साथ, नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ। तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस के साथ या पॉजिटिव केस के साथ लगा कि मैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना देता हूँ। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स एंडिंग इन अ सेल्फ और सेल्फ दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। जब आप कोई सेंटेंस लिखते हो, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसमें आपके पास दो चीज़ें होती है। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है जो काम करने वाला होता है, एक आपका ऑब्जेक्ट आता है जिस पर काम किया जाता है। लेकिन जब दोनों एक हो जाए तब इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब आपका सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट की जगह पर, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने शीशे में देखा, आई सा इन द मिरर, आई सा इन द मिरर, मैंने किसको देखा, आई सा हुम इन द मिरर, मैंने किसको देखा शीशे में। लेकिन अगर कहता हूँ कि मैंने खुद को, जब मैं लफ्ज़ का यूज़ करता हूँ यहाँ पर उर्दू में, जब हम इस्तेमाल करते हैं खुद, मैंने खुद को देखा शीशे में, तब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आई सा माई सेल्फ, आई सा मी तो गलत आ रहा है, यहाँ पे गलत हो सकता है, लेकिन आई सा माई सेल्फ मैं कहूँगा तो मैंने खुद को देखा, आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहा है वो माई सेल्फ है। एक और सेंटेंस है यहाँ पे, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन हुम, मैं किस में यकीन रखता हूँ, आई बिलीव इन हुम, आई बिलीव इन यू। अगर मैं कहता हूँ कि आई बिलीव इन यू, सो आई इज़ अ डिफरेंट फ्राम यू, बोथ आर द टू डिफरेंट प्रोनाउंस। आई एंड यू में कम्प्लीटली डिफरेंट है, एक है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन तो दूसरा है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मैं खुद में यकीन रखता हूँ, तो अगर मैं खुद में यकीन रखता हूँ इट्स मीन आई माई सेल्फ रिफ्लेक्टिंग in the place of the object। I believe in myself, मैं यकीन करता हूँ, किस में यकीन करता हूँ, in myself, अपने आप में यकीन करता हूँ। They can act as either object or indirect object। Then the English reflexive pronouns are like जो भी हमारे पास like myself है, yourself है, himself है, herself है, oneself है, itself है, ourself है, yourself है, themselves है। ये इतने जितने भी हैं हमारे पास, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ही एंजॉय इन द पार्टी, ही एंजॉय इन द पार्टी, ही एंजॉय व्हाट इन द पार्टी। वर्ड का आंसर आपने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो इट्स मीन क्या उसने क्या एंजॉय किया पार्टी में। ठीक है, उसने एंजॉय तो किया पार्टी में, लेकिन उसने एंजॉय क्या एंजॉय, ही एंजॉय ड्रिंकिंग इन द पार्टी। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ही एंजॉय ड्रिंकिंग इन द पार्टी, अगर आप कहते हैं कि ही एंजॉय डांसिंग इन द पार्टी, ही एंजॉय सिंगिंग इन द पार्टी, तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। लेकिन अगर आप यही कहते हैं कि उसने खुद को ही एंजॉय किया पार्टी में, तो इसका मतलब ये है कि ही एंजॉय हिमसेल्फ इन द पार्टी। अगर आप कहते हैं कि शी हर्ट्स नो शी हर्ट्स हुम, उसने किसको हर्ट किया, मैं कहता हूँ कि शी हर्ट्स हर सेल्फ, उसने खुद को हर्ट किया। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल कर्न हर्ट्स, किसको हर्ट्स करती है, उसने किया है। हर्ट्स किसको किया है, हर सेल्फ, अपने आप को किया है।
आई हर्ट माई सेल्फ ट्राइंग टू फिक्स माई फादर्स कार। जेक इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, उसने खुद का तारुफ करवाया टू हिज गर्लफ्रेंड पेरेंट्स। मैरी वॉकड हर सेल्फ, वो खुद चली गई टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट वीक। यू ब्लेम योर सेल्फ, तुमने खुद को इल्ज़ाम दिया है। यू ब्लेम योर सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट बट यू हैड नथिंग टू डू विद इट। तो यहाँ पे यू ब्लेम होम, यू ब्लेम योर सेल्फ, आप खुद को इल्ज़ाम देते हो। तो अगर आप खुद को इल्ज़ाम देते हो इट्स मीन कि आपका जो सब्जेक्ट है यू है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। आई कट माई सेल्फ व्हेन आई वाज मेकिंग डिनर लास्ट टाइम, जब मैं खाना बना रहा था तब मैंने खुद को कट किया। आई होप यू इन्जॉय योर सेल्फ, यहाँ पे अब मैं कहता मैं आई होप यू इन्जॉय योर सेल्फ, कि तुम क्या करोगे, इन्जॉय करोगे। आई होप दैट यू इन्जॉय योर सेल्फ, किसको इन्जॉय करोगे, खुद को इन्जॉय करोगे। एट द पार्टी टू नाइट, कि आज तुम आज क्या करोगे, पार्टी करोगे, पार्टी में आप अपने आप को इंजॉय करोगे। माई फोन इजंट इट वर्किंग प्रॉपरली, इट टर्न्स इटसेल्फ ऑफ, यहाँ पे क्या हुआ, इट मोबाइल के लिए लगा हुआ है और ये इटसेल्फ किसके लिए लगा हुआ है, ये भी मोबाइल के लिए। सब दोनों एक है, एक सब्जेक्ट के थ्रू यूज़ हुआ है तो दूसरा ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है और रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे। वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ, वी नीड टू बिलीव इन हुम, अभी हमने कहा आई बिलीव इन माई सेल्फ, यहाँ पे कहता है कि वी नीड टू बिलीव इन आवर सेल्फ मोर, हमें खुद पर ज़्यादा यकीन करने की ज़रूरत है। तो वी नीड इन आवर सेल्फ। यू थिंक ऑफ व्हाट, यू थिंक ऑफ हुम, यू थिंक ऑफ योर सेल्फ प्रीटी हाईली डोंट यू, क्या नहीं। तो यहाँ पे किसके बारे में आप सोचते हो, अपने बारे में। तो अगर अपने बारे में कोई बंदा सोच रहा है तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यू हैड टू बी प्राउड ऑफ हुम, प्राउड ऑफ योर सेल्फ, प्राउड ऑफ माई सेल्फ, प्राउड ऑफ मी, प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ हर ब्रदर। कोई भी ऑब्जेक्ट आप दे सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहना चाहते हो कि उसको अपने आप पे फ़ख्र होनी चाहिए, महसूस करनी चाहिए थी, तो यू हैड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, हमारे पास जो है राइट वर्ड यहाँ पे आ रहा है और राइट वर्ड जो है वो सही है। इसके बाद जो है हमारे दूसरा जो प्रोनाउन है वो है इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन एक्चुअली बेसिकली इंटेंसिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन एंडिंग, ये भी हमारे पास वही सेल्फ पर ही ख़त्म होता है, बट इट इज़ टू एम्फेसाइज द नाउन और प्रोनाउन टू विच इट इज़ रेफरिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों डिफरेंट है, लेकिन इसके बावजूद मैं माई सेल्फ है, यूर सेल्फ है, हर सेल्फ है, देयर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जितने भी चीज़ें हैं अवर सेल्फ हैं, इसको मैं यूज़ करता हूँ। मेरे पास ऑब्जेक्ट भी हैं ऑलरेडी और मेरे पास सब्जेक्ट भी हैं ऑलरेडी, इसके बावजूद में मैं इन चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, तो इट्स मीन कि मैं इस पर इंटेंसिफाई मीन शिद्दत कर रहा हूँ, शिद्दत से मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसको हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, इसको हम कंपाउंड प्रोनाउन भी कहते हैं, क्योंकि इट इज़ मेड ऑफ द टू और मोर वर्ड्स। जब हम कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो उसको फिर हम कंपाउंड ही कहते हैं। तो आई एम अ फैन ऑफ अ मिस्ट्री नावल, आई एम अ फैन ऑफ द मिस्ट्री नावल, इसको माई सेल्फ को आप यहाँ से हटा दो तो ये फिर भी कंप्लीट सेंटेंस है। आई एम अ फैन ऑफ अ मिस्ट्री नावल, लेकिन मैं खुद भी अगर मैं कहता हूँ कि मैं खुद भी मिस्ट्री नावल्स का फ़ैन हूँ तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आई माई सेल्फ फैन ऑफ अ मिस्ट्री नावल। वी पेंटेड द होल हाउस, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि वी पेंटेड द होल हाउस, वी पेंटेड द होल हाउस, इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस, हमने अपने पूरे घर को पेंट किया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कि हमने खुद पूरे घर को पेंट किया था, तो यहाँ पे मैंने आवर सेल्फ का यूज़ करके इसको मैंने इंटेंसिफाई कर दिया, इंटेंसिटी मैंने इसमें शो की है और इसमें मैंने एक चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि ये काम तो मैंने खुद किया था। जब मैंने खुद किया था तो फिर तब हम इसको इंटेंसिव प्रोनाउन कह सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन है। इसके और भी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं यहाँ पे इंटेंसिव प्रोनाउंस के। फॉर एग्जांपल बहुत सारे कि मैंने उसको खुद बाज़ार जाते हुए देखा था, आई सा माई सेल्फ हिम गोइंग टू द मार्केट, मैंने खुद उसको बाज़ार जाते हुए देखा था, उसने खुद उसको कॉल की थी, ही हिमसेल्फ कॉल हर, उसने खुद कॉल की थी उसको। जब आप ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं तब आप क्या करते हैं, आप इंटेंसिव प्रोनाउन यूज़ करते हो यहाँ पर अपने सेंटेंस में। अगला जो प्रोनाउन है वो है हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है और इंडेफिनिट प्रोनाउन हम किस तरह से
यूज़ कर सकते हैं। द इंडिफिनिट प्रोनाउन कैन बी डिफाइन एज इंडिफिनिट प्रोनाउन डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ पर हम किसी डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग्स और अमाउंट हम नहीं करते, हम किसी भी स्पेसिफिक मंथ को हम नहीं कर सकते और न ही हम उसको स्पेसिफाई कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आपके दरवाजे पर कोई नॉकिंग दे एंड यू आर सेइंग दैट समवन इज़ नॉकिंग, नाउ डोंट यू डू यू हैव एनी आइडिया दैट कि ये समवन कौन है जो बाहर आपको नॉकिंग कर रहा है, वो कौन है, वो मेल है, फीमेल है, सिंगल है, प्लूरल है, आपको नहीं पता, नहीं अंदाज़ा है। जब आपको नहीं पता है, अंदाज़ा भी नहीं है, तो इट्स मीन कि ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। इज़ देयर एनी वन हु वांट्स टू हेल्प मी, इज़ देयर एनी वन, एनी वन में स्पेसिफिक तो नहीं कर रहा हूँ ना कि इज़ देयर एनी उबैद, इज़ देयर एनी आबिद। मैं यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि एनी आबिद तो मैं नहीं कह सकता यहाँ पे, फिर भी हमारा इज़ लाइक अगर मैंने सिर्फ नाम लगा दिया कि एनी वन को मैंने नाम दिया कि आबिद है, उबैद है, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर लिया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि एनी वन है, एनी वन या समवन, somebody, everything, would you like to take everything, nothing। अगर आप कहते हो, अब मैं आपको कह देता हूँ कि would you like to take anything, और आप मुझे कहते हैं कि everything, everything means everything, you are not specifying anything, but you हो सकते हैं तो मुझे कहते हो कि everything or anything or nothing, ये जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, ये इंडेफिनिट है, स्पेसिफाई नहीं है। आप इस किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। nobody wants to come, nobody wants to come, मैं यहाँ पे फिर भी nobody wants to come to my party, मैं यहाँ पे फिर भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि कौन कौन नहीं आना चाहता, मैं कहता हूँ कि कोई भी नहीं आना चाहता। अगर कोई भी है तो इसमें तो सब आते हैं, इसलिए ये हमारे पास इंडेफिनिट है। जब आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर सकते तब आपको ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता है। सम टिपिकल इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो है हमारे पास ऑल है, अनदर, एनी, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मैनी, नोबडी, नन, वन, सिविल, समबडी, समवन। तो ये जितने भी है वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस बनते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो है रेफ़र करते हैं पर्सन को और थिंग को इन अ जनरल वे, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर वे, पर्टिकुलर वे नहीं रेफ़र करते हैं। इट रेफ़र टू द इंक्लूसिव और नॉन स्पेसिफिक pronoun in the sentence. Some pronouns are definite and can replace a specific noun. However, some pronoun does not make things clear and called as an indefinite pronoun. फिर हम उसको क्या कहते हैं, indefinite pronoun कह देते हैं। जिस तरह से हमारे पास एग्जांपल है, anyone may come to purchase the house, anyone may come to purchase the house। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि anyone, तो मैं यहाँ पे इशारा कर रहा हूँ किसी को भी। कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि कैन एनी वन, अब मैं किसी से भी पूछ रहा हूँ क्लास में, मैं कहता हूँ कि कैन एनी वन आंसर दिस क्वेश्चन, इट्स मीन दैट आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी वन स्टूडेंट, ना तो मैं उसे पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यू, मतलब मैं अगर किसी को कहता हूँ कि आपने मुझे आंसर देना है तो ठीक है, यहाँ पे तो मैंने स्पेसिफाई कर लिया। लेकिन अगर मैं जनरली बात करता हूँ कि कैन एनी वन, तो वी कैन स्टार्ट, तो यहाँ पे एनी वन जो है वो हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाता है। आगे जब हम देखते हैं, वी कैन स्टार्ट मीटिंग एवरीबॉडी, वी कैन स्टार्ट मीटिंग बिकॉज एवरीबॉडी हैज़ अराइव्ड। हम मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सब आ चुके हैं। अब कौन कौन आ चुका है, मैंने लिस्ट नहीं किया है यहाँ पर कि एवरीबॉडी में कौन कौन है, लेकिन मैंने बस कह दिया, इंडेफिनिट कर दिया कि सब आ चुके हैं। मैं भी एक दो बंदे ना हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि सब आ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मैंने स्पेसिफाई कर दिया। आई फोन मैनी टाइम्स बट नो बडी आंसर्ड, मैंने कई दफ़ा फ़ोन किया लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। अब नो बडी से मैं ये नहीं कहता कि मुझे सलीम ने आंसर नहीं दिया, मुझे असलम ने आंसर नहीं दिया, मुझे सामा ने आंसर नहीं दिया, मुझे आयशा ने आंसर नहीं दिया, लेकिन मैं कहता हूँ कि नो बडी आंसर, मतलब किसी ने भी आंसर नहीं दिया। तो नो बडी यहाँ पे जो है वो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लियरली somebody murdered him, क्लियरली somebody murdered him, somebody, अब somebody आपको क्लियर नहीं है, आप किसको ब्लेम करें, ठीक है काम हुआ है, मर्डर का काम हुआ है और उसको मारा गया है किसी ने, लेकिन किसने किया है ये आपको पता नहीं है। बिकॉज इट वाज नॉट अ सुसाइड। फॉर एग्जांपल, अगर एक मर्डर हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो कहते हैं कि somebody murdered him, it was not a suicide, ये सुसाइड तो नहीं है, हाँ किसी ने कत्ल किया। अब किसी का पता नहीं है कि वो किसी कौन है। डज एनीबडी हैव अ क्लू वेयर द डॉग्स वेंट, डज एनीबडी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि किसी को भी आइडिया है कि कहाँ गए हैं। नो वन कम फॉरवर्ड टू एडमिट द क्राइम, कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी, नो वन कम फॉरवर्ड, सामने नहीं आया ताकि वो तस्लीम करे अपने जुर्म को। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन। जब कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम जब यूज़ करते हैं, इसको आपने याद रखना है कि आपके पास
इंडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा आपके पास सिंगल वर्ब लेगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ कैन, यहाँ पे कैन लगा हुआ है, लेकिन अगर कैन नहीं था तो यहाँ पे डज आता था। यहाँ पे सिंगल वर्ब लेगा क्योंकि आपका इंडेफिनिट है, आपको पता नहीं है कि आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगल है या प्लूरल है। जब नहीं पता तो फिर आपने उसके साथ सिंगल लगाना है। हाँ, अगर आपने नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जांपल समवन नॉकिंग, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि समवन नॉकिंग एट माई डोर, मे बी दे वांट टू मीट मी, मे बी दे वांट टू मीट मी। यहाँ पे मैंने दे लगा दिया क्योंकि अब मुझे नहीं पता, मैं अगर ही लगा दूंगा अगले सेंटेंस पे तो क्या मुझे पता है, तो फिर मुझे तो ये तो फिर ऑलरेडी ऐसा हुआ कि मुझे पता है कि बाहर कोई मेल ही खड़ा है और वो सिंगल है। अगर मैं सिर्फ ही लगाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि शी वांट्स टू मीट मी, अगर मैं शी लगा देता हूँ तो मुझे क्लियरली पता है कि वो शी है, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि समवन कौन है, समवन नॉकिंग एट माई डोर, कि समवन कौन है, समवन तो मुझे तो नहीं पता कि वो ही है, शी है, वो सिंगल है, वो प्लूरल है। इसलिए मैं यहाँ पे ना मैं शी लगाता हूँ ना मैं ही लगाता हूँ, बल्कि मैं उसके लिए फिर दे का यूज़ करता हूँ हमारे अगले जो सेंटेंस में। और पहला जो सेंटेंस है जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर वो हमारे पास एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो फिर वो हम उसको ऐसे सिंगल ही कंसिडर करेंगे और उसके साथ हमारा वर्ब जो है वो सिंगल वर्ब ही आएगा, प्लूरल वर्ब हम उसके साथ नहीं लगा सकते। एवरीवन वांट्स टू कम, एवरीवन वांट्स टू कम, वांट्स टू कम, जब हम वांट्स लगा के यहाँ पे बात करते हैं तो वांट्स टू कम आना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज दे हैव अ प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, बिकॉज दे हैव अ प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, यहाँ पे दे मैंने इसलिए लगा दिया कि एवरीवन मुझे क्लियर नहीं है कि सिंगल है, प्लूरल है, मेल है, फीमेल है, इसलिए मैंने दे लगा दिया, दे का यूज़ कर लिया। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अगला जो हमारे पास प्रोनाउन का जो टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन दैट डिस्क्राइब member of the group individually, not collectively. When you are talking about each of the member of a group, then you have to use distributive pronoun. Distributive means to divide, to distribute the quality among all the members of the group. जब मैं बात करता हूँ कि neither of the children is eligible to draw the benefit, कि यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रन मेरे पास बहुत ज़्यादा है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली वन स्पेसिफिक चिल्ड्रन, बट रादर आई एम टेकिंग ऑल द चिल्ड्रन एज अ I'm talking about every single children, कि इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं है यहाँ पे। तो अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, either of you is all right for the job, either of you, आप में से कोई भी, neither means कोई भी नहीं, कोई भी बच्चा नहीं है इस काबिल कि वो ड्रा कर सके। या फिर मैं कहता हूँ कि either of you, कि आप में से कोई भी, इसका मतलब कोई भी, neither means कोई भी नहीं एंड either means कोई भी। तो ये डिस्टिंक्शंस वाज़ेह होनी चाहिए कि neither मैं लगाता हूँ कि किसी के लिए भी कोई भी नहीं, और आइदर मैं लगाता हूँ कि कोई भी। एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूँ आइदर की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे आइदर ऑफ दिस हैज़ दैट इंफॉर्मेशन, आइदर ऑफ दिस हैज़ दैट इंफॉर्मेशन, मतलब देयर आर सो मेनी पीपल एंड आई एम आस्किंग एव सिंगल इंडिविजुअल, मैं हर एक से पूछ रहा हूँ कि आइदर ऑफ दिस हैज़ दैट इंफॉर्मेशन, कि क्या किसी के पास है, क्या किसी के पास ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आइदर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो या नाइदर ऑफ हैज़ दिस इंफॉर्मेशन, किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे अगर मैं नाइदर लफ्ज़ यूज़ कर दूँ कि नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज़ इन इंग्लिश, कि कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो इंग्लिश में नहीं है, नाइदर ऑफ द न्यूज़पेपर इज़ इन इंग्लिश, ना कोई भी न्यूज़पेपर इंग्लिश में नहीं है। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स इज़ क्वालिफाइड, यहाँ पे देखो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो यहाँ पर हमारे पास है यहाँ अगर इसकी यहाँ पे इज़ लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैंडिडेट्स है, ये प्लूरल है, तो इसका ये मतलब है कि ये हमेशा जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसको मैं एज ए सिंगल ही कंसीडर करूँगा। यहाँ पे एनी जो है वो हम लोगों ने ये इज़ मैंने एनी के लिए लगाया है, और एनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और इसके लिए मैंने सिंगल वर्ब यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे यूँ चूँकि प्लूरल है लेकिन यहाँ पे आइदर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पे नाइदर है, यहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज़ किया है, हालांकि चिल्ड्रन मेरे पास प्लूरल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने सिंगल वर्ब यूज़ किया है। जब मैं सिंगल वर्ब यूज़ करता हूँ इट्स मीन कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे पास सिंगल है। आइदर ऑफ द रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन, यहाँ पे लीड्स नहीं है, यहाँ पे रोड्स आएगा, तो आइदर ऑफ द रोड, इनमें से कोई भी रोड आपको रेलवे स्टेशन तक पहुँचा देगा। नाइदर ऑफ दीज, यहाँ पे इन दोनों में तो स्लाइड्सली मैं करेक्शंस करता हूँ, यहाँ पे दीज नहीं है, दीज है,
प्लूरल आएगा यहाँ पे। दिस इज करेक्ट, इनमें से कोई भी सही नहीं है, या आइदर ऑफ दिस इज करेक्ट, ये इनमें से हर एक जो है ये सब सही है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बेसिकली जब आप इक्वालिटी जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट एवरी सिंगल इंडिविजुअल इन योर सेंटेंस, नॉट कलेक्टिवली, यू आर टेकिंग every things and every member of the group individually, not collectively. So in that case your pronoun must be a distributive pronoun. Neither of the children can stand still for a 10 minute, कि कोई भी बच्चा 10 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। Neither of the children can stand still for a 10 minute, कि कोई भी बच्चा नहीं खड़ा हो सकता 10 मिनट के लिए। या मैं अगर कहूँ कि either of you is not perfect for this job, either of you is not perfect for this job, अगर आप में से कोई भी इस जॉब के लिए परफेक्ट नहीं है, या फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आइदर ऑफ यू इज़ परफेक्ट फॉर द, कि तुम में से कोई भी बंदा इस जॉब के लिए जो है वो परफेक्ट है। नाइदर ऑफ पेन्स इज़ यूजफुल, नाइदर ऑफ, यहाँ पे लिखता हूँ नाइदर ऑफ पेन्स इज़ यूजफुल, इज़ यूजफुल, नाइदर ऑफ पेन इज़ यूजफुल। यहाँ पे पेन्स लगा हुआ है, हालांकि यहाँ पे नाइदर है, इट्स मीन कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह ही काम कर रहा है। नाइदर ऑफ देम सपोर्टेड हिम, नाइदर ऑफ देम सपोर्टेड हिम, नाइदर ऑफ देम सपोर्टेड them, neither of them supported him to dance in a reality show, कि यहाँ पे किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया। तो them प्लूरल है, ऑब्वियसली बात है प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे मैंने कि किसी ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया है। अगर ईच की बात करते हैं तो each of you has to attend the extra classes, each of you has to watch this YouTube videos in order to get knowledge। या अगर मैं कहता हूँ कि each of the students can participate in this competition, in this writing competition, या अगर कहता हूँ कि each of the article is informative, each of the articles is informative, आर्टिकल बहुत ज़्यादा है, हर एक आर्टिकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। तो ये जितने भी हमारे पास बन रहे थे इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहता हूँ, और ये हमारे पास काम भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह ही करते हैं, क्योंकि और ये बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीखने के लिए, और ये वन ऑफ द ये टाइप में आता है प्रोनाउंस के। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउन को पढ़े थे, फिर उसमें हमने केसेस भी पढ़े थे, उसमें सब्जेक्टिव केस भी पढ़ा था, उसमें ऑब्जेक्टिव केस भी पढ़ा था, पॉजेसिव भी पढ़े थे, पॉजेसिव में पॉजेसिव एडजेक्टिव थे, पॉजेसिव प्रोनाउन थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे, इंटेंसिव एम्फेथेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन थे। इन दोनों में फ़र्क क्या था, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में मेन फ़र्क ये है कि जब आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक हो तब आप उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों अलग हो लेकिन तब भी आप उसको इंटेंसिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो तब हम वही रिफ्लेक्सिव वाले वर्ड यूज़ करते हैं। तब यहाँ पे वो काम ऐसे एम्फेथेटिक करते हैं क्योंकि एम्फेसाइज करते हैं यहाँ पर। तो ये सारे जितने भी हमने पढ़े थे ये टाइप्स थे प्रोनाउंस के। आगे जो है हमारे पास है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली हम इसको रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं और रिलेटिव क्लॉज भी हम इसको कह सकते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव का काम है नाउन को मॉडिफाई करना। कभी कभी आपके पास सिंगल वर्ड्स नहीं होता, कभी कभी आपके पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो आपके नाउन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपका सिर्फ सब्जेक्ट हो और वर्ब ना हो तो मे भी वो एक फ्रेज बन जाता है, मे बी तो तब आपका एक फ्रेज कंप्लीट एक फ्रेज जो एडजेक्टिव फ्रेज है, जेटाइल फ्रेज हम जिसको कहते हैं, या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है जो एज एडजेक्टिव काम करता है, वो आपके नाउन को मॉडिफाई करता है। बट कभी कभी आपके पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाता है जो कम्प्लीटली एक नाउन को आप उस पर मॉडिफाई करते हो। वो कौन सा सेंटेंस है ऐसा हमारे पास? वो है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी हो, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट भी, जिसमें आपके पास वर्ब भी हो। अगर दोनों सब्जेक्ट भी हैं वर्ब भी हैं तो आपका एक क्लॉज बन जाता है, और ये आपका क्लॉज ऐसा क्लॉज होगा जो आपके प्रोनाउन को या आपके नाउन को उससे जो पहले वर्ड लगा हुआ है उसको डिफाइन करेगा। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था एक
की वीडियो में कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन भी डिपेंडेंट क्लॉज की तरह है, इटसेल्फ ये खुद अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता जब तक आप वो उस पर्सन को या फिर उस थिंग का जिक्र नहीं करते जिसके लिए आपने इसका जिक्र रिलेटिव प्रोनाउन लगाया हुआ है, तब तक कि आपको क्लियर मीनिंग नहीं दे सकती। हाँ, ये मीनिंग ऐड करती हैं क्योंकि बेसिकली एडजेक्टिव का काम है मीनिंग ऐड करना, और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारे पास इसका दूसरा नाम जो है इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो एडजेक्टिव का मतलब है मीनिंग ऐड करना, एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है मीनिंग ऐड करना। लेकिन जब क्लॉज की बात करता हूँ तो आपके पास सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, और ये स्टार्ट होगा डिपेंडेंट वर्ड से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होगा ये वर्ड। तो ये कंप्लीट एक सेंटेंस होगा जो आपकी एक नाउन को या प्रोनाउन को या थिंग को मॉडिफाई करेगा। तो इसको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलेटिव का वो यही है कि रिलेटिव जो है बेसिकली एडजेक्टिव है, क्लॉज मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल इसमें हम लगाते हैं हु और हुम। सब्जेक्टिव केस जो है वो हु है, ऑब्जेक्टिव केस हुम है, इसका पोजेसिव केस हुज बन रहा है। विच का सब्जेक्टिव केस भी विच है, ऑब्जेक्टिव केस भी विच है, लेकिन इन दोनों का पोजेसिव केस जो है वो भी हुज है। दैट जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस तो यही दैट है इसका, लेकिन इसका भी पोजेसिव फॉर्म हुज ही है जब हम पोजेशन शो करते हैं। तो रिलेटिव क्लॉज फंक्शन एज अ सबऑर्डिनेट अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड देयरफॉर कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। द रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कनेक्ट द रिलेटिव क्लॉज टू द इंडिपेंडेंट clause by referring to the noun or pronoun being modified. So the relative pronoun जो है वो हमें बताता है the relations with the noun that is used previously. जब आप for example पीछे जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपका एक नाउन आएगा, उसके नाउन के बाद अब आप एक सेंटेंस उसमें देते हैं जो आपके जो कंप्लीट सेंटेंस आपके उसी नाउन को, जो नाउन आपने पहले यूज़ किया है उसको डिफाइन करेगा। जब वो उसको मुकम्मल जो एक सेंटेंस आपका जो बन रहा है वो अगर आपके नाउन को सपोर्ट करे, वो आपके नाउन को डिफाइन करे, तो फिर वहीं पर वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है या एडजेक्टिव क्लॉज बन जाते हैं, क्योंकि आपके नाउन को एक कंप्लीट सेंटेंस आपके एक नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। जिस तरह से अगर मैं एग्जांपल ले लूँ द मैन, यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को हम देखें द मैन, यहाँ पे देखते हैं ये देखो ये द मैन नाउन है, द मैन इज़ माई टीचर। ये देखो ये हमारा सेंटेंस यही थे कि द मैन इज़ माई टीचर, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक द मैन हु सोल्ड यू दैट बुक, जिसने आपको बेचा था, हु सोल्ड यू दैट बुक, जिसने आपको ये बुक बेचा था। द मैन इज़ माई टीचर, ये जो इंसान है, ये जो आदमी है, ये माई टीचर है। कौन सा इंसान, कौन सा आदमी, ये आपको एडजेक्टिव ही बताएगा, लेकिन यहाँ पे आप एक एडजेक्टिव नहीं दे सकते, सिंगल एडजेक्टिव नहीं दे सकते। आपने एक कंप्लीट सेंटेंस देना है कि वो इंसान जिसने मुझे ये किताब बेचा था ये मेरा टीचर है। द मैन हु सोल्ड यू, तो यहाँ पे ये आपका जो है ये मेन वर्ब यहाँ पे इसका यूज़ हुआ, और इसको हम कहते हैं, इस मेन वर्ब को, इस मेन नाउन को, ये यहाँ पे जो ये मेन नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ, इसको फिर हम कहते हैं कि ये क्या है, एंटीसीडेंट है। इसको एंटीसीडेंट क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटीसीडेंट है। और इसके बाद जो आपका जो क्लॉज आ रहा है उसको फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन लगा है आपके मेन के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन आपके नाउन के साथ ही अटैच होगा। जिस नाउन के साथ आपने जो भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा दे ये उसी को ही डिफाइन करेगा। ये आप नहीं कह सकते कि द मैन इज़ माई टीचर हु सोल्ड यू दैट बुक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर आप मैन को मॉडिफाई नहीं कर रहे, आप टीचर को कर रहे हैं। सो हु इज़ द डेफिनेट प्रोनाउन बिकॉज द सेंटेंस मेंशन दैट द पर्सन इज़ इन एडवांस, कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि मैन इज़ माई टीचर, लेकिन कौन सा टीचर है मेरा। देयर आर सो मेनी टीचर ऑफ माइन। मैं किस टीचर के बारे में आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा हूँ, मैं उस टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ हु सोल्ड यू दैट बुक। द बुक दैट इज़ असाइंड टू मी, द बुक। अगले एग्जाम्पल को देखते हैं, कौन सा, द बुक। ये देखो ये एग्जाम्पल जो है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, द बुक इज़ 400 पेजेस। ये बुक जो है इसके कितने हैं, 400 पेजेस हैं। कौन से बुक के, दैट इज़ असाइन टू मी, जो मुझे असाइन किया गया है, दैट इज़ असाइन टू मी, जो मुझे असाइन किया गया है उसके क्या है, उसके 400 पेजेस हैं। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव देखो, कौन हर एक बुक के 400 पेजेस हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, हज़ारों लाखों बुक्स हैं। लेकिन मैं किस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ ये मुझे एडजेक्टिव ही बताएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक सेंटेंस से अपने नाउन को, अपने एंटीसीडेंट को मॉडिफाई करना
करना चाहता हूँ कि वो बुक जो मुझे असाइन किया गया है उसके 400 पेजेस हैं। द मैन हैज़ जस्ट अराइव, द मैन हैज़ जस्ट अराइव। यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को देख ले, द मैन, यहाँ पे ये मैं रिमूव कर देता हूँ, द मैन हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो मैन आ चुका है, जस्ट अभी अभी पहुँच चुका है। कौन सा आदमी पहुँच चुका है? हु कॉल यू, जिसने आपको कॉल किया था वो अभी अभी पहुंच चुका है। वो इंसान जिसने आपको कॉल किया था वो अभी अभी जो है वो पहुंच चुका है। तो बेसिकली हु कॉल यू इज योर रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज को मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें आपका सब हु भी है एंड वर्ब भी है। हु आपका सब्जेक्ट है एंड कॉल आपका वर्ब है। जिस क्लॉज में और क्लॉज की डिफिनीशन यही है कि क्लॉज में आपका सब्जेक्ट भी आएगा और आपका वर्ब भी आएगा। दूसरा एग्जांपल देते हैं यहाँ, दिस इज़ अ बुक, कौन सा बुक है ये एक बुक है। कौन सा बुक है? विच आई वांटेड, जो मैं चाहता था, विच आई वांटेड। तो यहाँ पे कौन सा बुक है? दिस इज़ अ बुक विच आई वांटेड। सो दिस इज़ अ बुक, यहाँ पे आपका सेंटेंस है, ये आपका इंटरसीडेंट है, और ये विच आई वांट ये आपकी बुक के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। बुक को आइडेंटिफाई मॉडिफाई करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। कैन यू सी द ट्री, कैन यू सी द ट्री, अब यहाँ तक कंप्लीट है, कैन यू सी द ट्री। बट इफ आई आस्क दैट विच काइंड ऑफ अ ट्री, विच ट्री आर यू टॉकिंग अबाउट। सो दैट हैज़ नो लीव, जिस पे कोई पत्ते नहीं है, मतलब दैट हैज़ नो लीव। तो यहाँ पे ये क्लॉज जो है ये मैंने अपने टी के लिए यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ है यहाँ पर। आगे जो है इसका स्ट्रक्चर हम किस तरह से बना सकते हैं, ऑलरेडी हमने इस पर बात की है, लेकिन देखते हैं कि किस तरह से हमारे साथ ये काम करता है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो जनरली फॉलो पॉइंट बैक टू द नाउन और प्रोनाउन इट मॉडिफाई। अभी मैंने बात की जो नाउन मैं यूज़ करता हूँ उससे आगे मेरा रिलेटिव क्लॉज आएगा जो मॉडिफाई करता हूँ। जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ मैं रिलेटिव क्लॉज को लगा दूँ वो उसी को ही मॉडिफाई करेगा। ये ऐसा ना हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं मॉडिफाई तो मैं सब्जेक्ट को करना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट पे मेरा जो वर्ब है, मैंने नाउन यूज़ किया हुआ है उसको मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ, लेकिन रिलेटिव क्लॉज मैंने एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दिया हुआ है। तो ये गलत है। नहीं, अगर आप स्टार्ट में आपका एक नाउन आ रहा है तो आपने उसी नाउन को अगर आपने मॉडिफाई करना है तो उसके साथ ही आपने अटैच ही उसके साथ उस चीज़ को लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि द स्टूडेंट, ये देखो स्टूडेंट इट्स अ नाउन। अब स्टूडेंट को ग्रेजुएटेड विद ऑनर, ये जो है आपका सेंटेंस है। लेकिन हु वर द मोस्ट इम्प्रेसिव, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो है वो एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन बन गया है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि द स्टूडेंट्स ग्रेजुएटेड विद ऑनर हु वर मोस्ट इम्प्रेसिव, ये यहाँ लगा देते हैं हु वर मोस्ट इम्प्रेसिव। ये सेंटेंस आप यहीं पे लिखते हैं। इट्स मीन यू आर मॉडिफाइंग ऑनर, यू आर नॉट मॉडिफाइंग स्टूडेंट। तो ये गलत है। हु वर most impressive, the honor were most impressive. Are you talking about the honors or are you talking about the student? No, we are talking about the student. So we have to write all the adjective clause हमने इस students के साथ ही लगाना है। In this sentence the above relative pronouns जो है हमारे पास वो है who introduced the relative clause and who were the most impressive. The relative clause modify the plural noun students. The word who is the subject of the relative clause and where is the वर्ब। ये इसका जो है ये वर्ब जो है यहाँ पर हमारे साथ एज ए वर्ब काम कर रहा है। दूसरा जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो है द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेता हूँ थे इट वाज एन एक्सपीरियंस। कौन सा एक्सपीरियंस? इट वाज एन एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा था। दैट इन्फ्लुएंस्ड माई करियर चॉइस। बेसिकली ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की है, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। इट वाज एन एक्सपीरियंस दैट इन्फ्लुएंस्ड माई करियर। इट वाज एन एक्सपीरियंस, इट वाज द स्टेप दैट इन्फ्लुएंस्ड माई करियर। अगर मैं यहाँ पे स्टेप लिख दूँ इट वाज अ स्टेप, ये वो स्टेप था दैट इन्फ्लुएंस्ड माई करियर चॉइस, जो इसने मुझे मेरे करियर चॉइस को इन्फ्लुएंस किया था। तो बेसिकली दैट इन्फ्लुएंस माई करियर चॉइस इज माई रिलेटिव प्रोनाउन। इन दिस सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लॉज दैट इन्फ्लुएंस माई करियर choice which modify the singular noun experience. The word that is the subject of the relative clause and influenced is the verb. टाइप्स ऑफ द रिलेटिव क्लॉज। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के टाइप्स आते हैं। बेसिकली इससे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि हु जो हमारा सब्जेक्टिव केस है एंड हुम जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ये हम लगाते हैं इंसानों के लिए, ह्यूमंस के लिए हम इसको
यूज़ करते हैं, ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा विच है एंड दैट है, ये हम एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे चीज़ों के लिए हम फिर विच का या फिर दैट का इस्तेमाल करते हैं। हु का हम इस्तेमाल करते हैं नॉन ह्यूमंस के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि देयर इज़ अ बॉय हु कम who to meet me, there is a boy who comes to meet me। अगर मैं ये कहता हूँ कि there is a boy, there is this boy, there is this boy who comes to meet me, ये वो लड़का है जो मुझसे मिलने आता है ना। who is doing this work, मैंने who इसलिए लगाया क्योंकि ये काम यही लड़का करता है। तो अगर वो यही काम करते तो फिर ऑब्वियसली हमने उसका ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। जिस तरह से आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कि अक्सर लिखा होता है कि इट्स मी, इट इज़ मी हु हेल्प यू, वो मैं ही था जिसने आपकी मदद की थी। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इट इज़ मी हु हेल्प्स यू, अगर वो मैं ही था जिसने आपकी मदद की थी तो यह गलत है। इट इज़ मी, क्योंकि मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे काम तो मैंने किया था। तो अगर मैंने किया तो फिर मैं ऑब्जेक्ट कैसे बन गया, मैं तो सब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पे मुझे आई लगा देना चाहिए। तो फॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको आई करेंगे। आई सही है, मी गलत है। इट इज़ आई हु हेल्प यू, क्योंकि आई तो सब्जेक्टिव केस है ना, और हमारा काम सब्जेक्ट शो करते हैं कि एक बंदे ने जो काम किया है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मी तो ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे हमारा मी नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आई ही आएगा। ये वो था, इट इज़ हिम नहीं लगा सकता। इट इज़ ही हु हेल्प्स यू, ये वो ही था जिसने आपकी मदद की। इट इज़ शी हु टीच यू बायोलॉजी, ये वो ही थी जिसने आपको बायोलॉजी पढ़ाती है। तो यहाँ पे शी लगाऊंगा, हर नहीं लगा सकता। तो ये डिस्टिंग्विश हमने करना है यहाँ पर। टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज के अगर हम देखते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज, रिस्ट्रिक्टिव है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। ईच टाइप्स हैज़ a different function, each type has a different function within the sentence and require different punctuations। देखो रिस्ट्रिक्टिव तो अपोजिटिव केस में हमने पढ़ा था, नाउन के अपोजिटिव केस में हमने पढ़ा था कि अब एक रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव केस है, दूसरा नॉन रिस्ट्रिक्टिव है। रिस्ट्रिक्टिव अपोजिटिव केस ये है जो आपको मीनिंग, आप जिसके बगैर आपकी मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, तब हम इसको रिस्ट्रिक्टिव ही कहते हैं। क्लॉज जिसका लगाना हमारे लिए ज़रूरी है, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। नॉन रिस्ट्रिक्टिव वो चीज़ होती है जिसको अगर आप अवॉइड भी कर लेना तब भी आपकी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट होती है। तो restrictive clause define or limit the meaning of the word it modify, which makes it essential to the meaning of the sentence। restrictive relative clause are not set off by comma, और जिसको फिर अपोजिटिव केस में हमने कहा था ना कि अगर हम restrictive अपोजिटिव केस यूज़ करते, essential अपोजिटिव केस यूज़ करते तो उसमें हम फिर कॉमा का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर नॉन एसेंशियल है, नॉन रिस्ट्रिक्टिव है, जिस तरह से हमने एक एग्जांपल दिया था पेशावर, द सिटी ऑफ फ्लावर, तो यहाँ पर ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो हमें दे रहा हूँ, पेशावर द सिटी ऑफ फ्लावर, ऑलरेडी मुझे पता है कि पेशावर क्या है, सिटी है। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने सेट ऑफ किया था कॉमास के ज़रिए। लेकिन अगर एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही तो फिर वहाँ पे आपको कॉमास नहीं लगाना है। तो ये रिस्ट्रिक्टिव है और नॉन रिस्ट्रिक्टिव का जो कॉन्सेप्ट है। जो रिस्ट्रिक्टिव जो क्लॉज है वो है हमारे पास वुमेन हु वर्क हैप्पियर। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कहता हूँ कि वुमेन who works are happier, who work जो काम करते are happier than women who don't work। यहाँ पे ये जितने भी ये देखो यहाँ पे ये पूरा का पूरा मेरे पास यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज लगा हुआ है। वुमेन कौन से औरतें, हु वर्क्स जो काम करते, आर हैप्पी, वो क्या है, आर हैप्पियर देन वुमेन। यहाँ पे मैंने उन औरतों से, किन औरतों से, हु वर्क्स हु डोंट वर्क। यहाँ पे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके इसी सेंटेंस में आपका दूसरा भी एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, 2 थे। इन द अबाउ सेंटेंस द रिलेटिव क्लॉज हु वर्क्स एंड हु डोंट वर्क्स आर यूज्ड टू द मेक द नाउन वुमेन मोर स्पेसिफिक। आपने इन औरतों को मोर स्पेसिफिक बना दिया कि कौन से वो औरतें बहुत ज़्यादा खुश है, कौन से औरतें बहुत ज़्यादा खुश है, जो काम करते हैं और जो काम नहीं करते वो नहीं है इतनी ज़्यादा खुश जितने कि उन औरतें के ज़रिए जो काम करते रहते हैं।
दिस टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉज चेंज द मीनिंग ऑफ अ नाउन, इट मॉडिफाई, इसकी कंप्लीट मीनिंग आप चेंज कर सकते हैं. लाइक यू हैव आप हमें बता देते हो, यू टेल अस दैट व्हाट काइंड ऑफ वुमेन यू आर टॉकिंग अबाउट. अगर मुझे हमें पता चल जाए कि व्हाट काइंड ऑफ वुमेन यू आर टॉकिंग अबाउट, तो फिर मीनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है. इन एसेंस वुमेन्स हु वर्क्स एंड दोज हु डोंट वर्क रिप्रेजेंट टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ वुमेन. यहाँ पे टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ वुमेन को रिप्रेजेंट करता है. विदाउट द एप्रोप्रिएट रिलेटिव क्लॉज दिस मीनिंग वुड नॉट बी क्लियर टू द रीडर. यहाँ पर आपको क्लियर नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते थे कि वुमेन्स आर हैप्पियर, तो वुमेन्स आर हैप्पियर, विच काइंड ऑफ वुमेन्स आर हैप्पियर. सो यहाँ पे आपने क्लियर किया हुआ है कि दोज हु वर्क्स आर हैप्पियर देन दोज हु डू नॉट वर्क, जो नहीं काम करना चाहते, वो औरतें खुश है जो काम करना चाहते हैं, ना कि वो औरतें जो काम नहीं करना चाहते. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें क्लियर की जा रही है और हमें क्लियर हो रही है बिकॉज ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, बिकॉज ऑफ द एडजेक्टिव क्लॉज, बिकॉज ऑफ द एडजेक्टिव की. अगर हमारे पास ये नहीं होता, एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होता, तो हमारे पास जो मीनिंग्स थी वो क्लियर नहीं होती. यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉज है अगर हम देखते हैं, तो फिर हेयर आर सम एडिशनल एग्जांपल ऑफ दिस सेंटेंस दैट शो हाउ रिलेटिव क्लॉज कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ नाउन, कि किस तरह से चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, स्टूडेंट लर्न्स अलॉट. स्टूडेंट्स लर्न अलॉट. स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट ज़्यादा सीखते हैं? स्टूडेंट हु आस्क क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछते हैं, वो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ज़्यादा सीखते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक सेंटेंस है, लेकिन हु आस्क्ड द क्वेश्चन आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन गया. और ये हु आपने किसके लिए लगाया? स्टूडेंट के लिए. ऑफ कोर्स स्टूडेंट ह्यूमंस ही होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हमने हु का यूज़ किया हुआ है. टीचर्स आर अनपॉपुलर. टीचर्स आर अनपॉपुलर. व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स आर अनपॉपुलर? कौन से टीचर्स अनपॉपुलर है? टीचर्स हु गिव्स अ लॉट ऑफ असाइनमेंट, जो बहुत ज़्यादा असाइनमेंट देते हैं, वो क्या है? वो अनपॉपुलर होते हैं. यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये रिलेटिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज बन जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन. और यहाँ पे हु मैंने टीचर्स के लिए लगाया हुआ है. तो बेसिकली सेंटेंस यह है, टीचर्स आर अनपॉपुलर, लेकिन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर रहा हूँ, टीचर्स के लिए मॉडिफाई कर रहा हूँ. तो ये ज़रूरी है कि टीचर्स आर अनपॉपुलर. अब सारे तो अनपॉपुलर नहीं हैं, तो अब मुझे आपको बताना होगा कि कौन से टीचर्स अनपॉपुलर है. वो अनपॉपुलर है जो हु गेव अ लॉट ऑफ असाइनमेंट, जो हमें देते हैं बहुत ज़्यादा असाइनमेंट. वो मैं सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट दोज टीचर, मैं सिर्फ उनके बारे में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरली. जनरल में तो बहुत सारे टीचर्स आते हैं, सारे टीचर्स आते हैं, तो सारे टीचर्स तो अनपॉपुलर नहीं हैं. देयर आर सम वेरी गुड टीचर्स इन द वर्ल्ड. तो ये चीज़ें आपने एडजेक्टिव क्लॉज के जरिए एंड रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज के जरिए क्लियर करनी है. दूसरा जो हमारे पास जो टाइप्स है वो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज. नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज को मैंने पहले भी बताया, जो ज़रूरी नहीं है, अगर आप उसको बीच में से निकाल दो तब भी आपकी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट रहती है. Non-restrictive relative clause describe a noun or pronoun whose meaning is already defined or limited. As a result, the additional information is not essential, and if the non-restrictive elements was removed, it would not significantly change your understanding of the sentence. As I said that earlier, if you remove the clause from the sentence, it would not make any difference. आपके सेंटेंस पर इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँगा गोइंग टू द सिनेमा, गोइंग टू द मूवी विच आई लव टू डू. यहाँ पे गोइंग टू द मूवी कैन बी वेरी एक्सपेंसिव. मूवी देखने जाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है. जहाँ पे अगर मैं कहूँगा विच आई लव टू डू, जो मुझे पसंद है, अगर मैं यहाँ पे इस क्लॉज को, जो बेसिकली हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन नॉन रिस्ट्रिक्टिव, अगर मैं इस क्लॉज को यहाँ से रिमूव कर दूँ तब भी ये मुझे कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर सकती है. गोइंग टू द मूवी कैन बी वेरी एक्सपेंसिव. इट इज़ गिविंग अस अ वेरी गुड एंड कंप्लीट मीनिंग. स्टिल वी हैव एड एंड द रिलेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्लॉज. तो ये सेंस में यह हमारे पास नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज बन गया. The other types of the relative clause जो है in this sentence, the relative clause which, like for example मैं कहूँ which I love to do, modify, going to the movie. हाँ obviously movie को modify करना, which I love to do, जो मुझे पसंद है ये सब करना. But additional information does not change the basic meaning. अगर आप यहाँ से remove भी कर देना which I love to do, तब भी इसके मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है of the sentence. Going to the movie can be very expensive. तो ये बहुत ज़्यादा expensive हो सकता है. So the following is another example. एक और भी है, क्रिएटिविटी इज़ अ क्वालिटी. यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ क्रिएटिविटी इज़ अ क्वालिटी
इज़ अ क्वालिटी ऑल ह्यूमन बीइंग हैव, जो सब इंसानों में होती है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ विच में टेक मैनी फॉर्म में, इसकी कई शक्लें होती है, बहुत ज़्यादा शक्लें होती हैं। किसी न किसी हर इंसान में डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी होती है। अगर किसी को लिखना आता है तो किसी को पढ़ना आता है, किसी को बोलना आता है, किसी को पोएट्री आती है, किसी को प्रैक्टिकल काम में क्रिएटिविटी है। कि हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ज़रूर होती है मौजूद है। किसी की सिंगिंग अच्छी होती है, किसी की कुकिंग अच्छी होती है, किसी की डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, किसी की पेंटिंग अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें, सारी फॉर्म जो है वो क्रिएटिविटी के। लेकिन यहाँ पे अगर विच में टेक मैनी फॉर्म्स, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तब भी हमारे मीनिंग, हमारे सेंटेंस की मीनिंग पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। क्रिएटिविटी इज़ अ क्वालिटी, क्रिएटिविटी एक क्वालिटी है, बस ठीक है, एक क्वालिटी है। इट डज नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन क्रिएटिविटी यू कैन एक्सप्लेन इट, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कर नहीं है तो फिर भी ये आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव होगा, क्योंकि ये एसेंशियल तो है नहीं। आप वैसे ही करना चाहते तो कर लें, कोई मीनिंग ऐड हो जाएगी, ठीक है, मॉडिफिकेशन आ रही है। लेकिन अगर ये मॉडिफिकेशन आप नहीं करते तब भी आपकी मीनिंग गलत नहीं होती। रिलेटिव क्लॉज विच में टेक मैनी फॉर्म्स मॉडिफाई क्रिएटिविटी बट द एडिशनल इंफॉर्मेशन डज नॉट चेंज द बेसिक मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। सो चूजिंग द, इसके बाद जब हम लोगों ने अब डिस्कस कर लिया है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दूसरा नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन है। दोनों एक के लिए जब रिस्ट्रिक्टिव जो है वो ज़रूरी है, जिसको मॉडिफाई करना ज़रूरी है। एक सेंटेंस में आपके अपने नाउन को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको जब ज़रूरी बात बन जाती है तब हम उसको कॉमास के ज़रिए सेट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन जब ज़रूरी ना हो, जब आप मॉडिफिकेशंस करते हैं लेकिन मॉडिफिकेशंस का कोई असर नहीं पड़ने वाला आपके सेंटेंस पर, अगर आप उसको मॉडिफिकेशन को रिमूव भी कर दो तब कि आपकी सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग दे सकती है, तब ऐसे सिचुएशन में ये आपका नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज बन जाता है, नॉन रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है, और इसको फिर आप सेट ऑफ करते हो कॉमास के ज़रिए। द रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है हमारे पास मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास हु भी है, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो हुम है, और हुज है जिसका पॉजेसिव फॉर्म है। तो रेफर करते हैं टू अ पर्सन और पीपल, लोगों को हम रेफर करते हैं। इट मे बी यूज्ड विद अ क्लॉज, उस क्लॉज के साथ यूज दैट मेक अ नाउन स्पेसिफिक, जो हम नाउन क्या करते हैं स्पेसिफिक बनाते हैं। उस क्लॉज के साथ हम यूज़ करते हैं जिस नाउन को हम स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में भी यूज़ हो सकते हैं, इसको हम नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज में भी यूज़ कर सकते हैं। मे बी यूज्ड अ क्लॉज दैट एड इंफॉर्मेशन, दैट एड एडिशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू समथिंग, तो दोनों में यूज़ हो सकता है। जिससे कि अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि पीपल हु लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो लोग जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, लीड वेरी बिजी लाइफ। तो यहाँ पर यह अगर मैं देखूँ कि पीपल लीड वेरी बिजी लाइफ, तो पीपल लीड वेरी बिजी लाइफ, कौन से लोग बिजी लाइफ गुजार रहे हैं, तो यहाँ पे आपने स्पेसिफाई करना है। तो ये ज़रूरी है आपको, पीपल जो है लोग, अब लोग तो सारे लोग हैं, क्या सारे लोग बिजी लाइफ गुजार रहे हैं? नहीं, आपने यहाँ पे मॉडिफाई करना है। तो ये मॉडिफिकेशन आपका नेसेसरी होगा, ये मॉडिफिकेशन आपका इंपॉर्टेंट होगा, ये रिस्ट्रिक्टिव है। आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि विच काइंड ऑफ अ पीपल आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आप यहाँ पे आपने क्लियर कर दिया कि हु लिव्स इन द न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क में रहना चाहते हैं। माई फ्रेंड, दूसरे एग्जाम्पल में देखें, माई फ्रेंड लीड्स अ वेरी एक्टिव लाइफ, जो माई फ्रेंड लीड्स अ वेरी एक्टिव लाइफ गुजारता है। हु वर्क्स फॉर NGO, जो हु वर्क्स फॉर NGO, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से ये रिमूव कर भी दो ना, हु वर्क्स फॉर द NGO, तब भी आपके सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट है। तो इसका मतलब है कि पहले सेंटेंस में हमारे पास तो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज थी, लेकिन दूसरे सेंटेंस में हमारे पास नॉन रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। आई नो अ वुमेन, मैं जानता हूँ औरत को, कौन सी औरत को? हु हैज़ 2 चिल्ड्रन, जिसके 2 बच्चे। तो हु हैज़ 2 चिल्ड्रन जो है वो आपका रिलेटिव क्लॉज है और एसेंशियल भी है। और यहाँ पर यहाँ पे हु लगा हुआ है, ये आपका सब्जेक्टिव केस भी है। अगर पीपल की बात करता हूँ तो पीपल कौन से लोग? हु लिव्स, तो एक्टिवली ये पीपल ही काम कर रहे हैं। अगर पीपल काम कर रहे हैं, रहने का काम पीपल ही कर रहे हैं, तो इट मीन पीपल सब्जेक्ट हुए, तो इसलिए हमने हु लगा दिया, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस को डोनेट कर रहा है। माई फ्रेंड हु वर्क्स, कौन काम करता है? माई फ्रेंड काम करता है, इसलिए हु यहाँ पे मैंने लगा दिया, क्योंकि यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मेरा फ्रेंड ही है, मेरा फ्रेंड ही काम करता है, इसके लिए मैंने इसके लिए हु लगा दिया। आई नो अ वुमेन हु हैज़ 2 चिल्ड्रन, यहाँ पे वुमेन जो है वो भी एज अ सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने यहाँ पे हु लगा दिया। द मैन हु आई सा
द मैन हु आई सा टोल्ड मी टू कम बैक टुडे। यहाँ पे whom I saw होना चाहिए था, यहाँ पे who I saw नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देता हूँ। वो इंसान, यहाँ पे whom होना चाहिए था। द मैन whom I saw, जिसको मैंने देखा था, told me, उसने मुझे बताया, to come back today। whom I saw, जिसको मैंने देखा था, told me, उसने मुझे बताया, to come back today। अब यहाँ पे मैन जो है, जिसको किसने देखा था, मैंने तो नहीं देखा था ना, मैंने देखा था, तो यहाँ पे मैन पे काम हुआ है who I saw, क्योंकि मैंने उसको देखा है, उसने तो मुझे नहीं देखा है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अगर मैंने मैन को देखा है तो ही वॉज माई सब्जेक्ट, ही वॉज माई ऑब्जेक्ट एंड आई वॉज द ऑब्जेक्ट। जब मैंने उसको देखा था तब काम मैंने किया था, तो बेसिकली आई वॉज द सब्जेक्ट एंड जिसको मैंने देखा था वो मेरा ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे मैंने मैन को देखा था, इसलिए मैं उसका ऑब्जेक्टिव कैसे लगाऊंगा, whom ही लगाऊंगा। द न्यू मूवी इज अबाउट अ बॉय के बारे में हु हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट इन अ कार एक्सीडेंट, जिसने अपने माँ वालिदैन को खो दिया कार एक्सीडेंट में। यहाँ पे हूँ मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे किसने खोए हैं, बुआई ने, तो यहाँ पे काम बुआई का ही हुआ है, इसलिए यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। आगे चलते हैं तो यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन जो है हुम। अब सब्जेक्टिव केस तो हमने पढ़ लिया, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस हमने पढ़ना है। इफ द रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन, इफ द रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रीपोजिशन यूज हुम। अगर हम करते हैं लाइक फॉर एग्जांपल हुम यूज़ करते हैं, तो मैंने बेसिकली पहले भी कहा कि जब हमारा जो एंटीसीडेंट है, हमारा जो नाउन है जिसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर उसने खुद काम किया है तो उसके लिए हम हु लगाते हैं, लेकिन अगर उस पे काम हुआ है तो फिर उस पे के लिए हम हुम यूज़ करते हैं। ये मेरा दोस्त है जो मुझसे मदद मांगता है। नाउ काम कौन करता है, मांगने वाला काम कौन करता है, मेरा दोस्त करता है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा दोस्त है जिससे मैं मदद मांगता हूँ, मांगने वाला काम मैं ही करता हूँ, किससे मांगता हूँ, उससे मांगता हूँ, तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में मैंने हूँ लगाना है, जबकि दूसरे सेंटेंस में मैंने हुम लगाना है। तो माई फ्रेंड हैज़ 2 चिल्ड्रन, मेरे फ्रेंड की जो है 2 बच्चे हैं। whom she loves very much। यहाँ पे अगर ये इस एग्जाम्पल को देखें, माई फ्रेंड whom she loves very much, अब यहाँ पे जिसको वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, तो चिल्ड्रन को कौन प्यार करती है, चिल्ड्रन को माई फ्रेंड काम करती है। चिल्ड्रन नहीं करते ये काम, चिल्ड्रन पे ये काम किया जाता है। अगर चिल्ड्रन पे ये काम किया जाता है तो इसलिए मैंने यहाँ पे whom लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे whom मैं इसलिए लगाता हूँ जिस पर हम काम करते हैं। इन दिस सेंटेंस whom replaces children, in this sentence whom replaces children is the object of the verb loves and introduce a non-restrictive clause। सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स क्या है, लाइक आई विल सपोर्ट द पर्सन whom the committee recommended for the position। like the person is not the one who recommend himself, उसने खुद को नहीं किया है, हालांकि कमेटी ने उसको रिकमेंड किया है, तो काम उस पे हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है whom। हमने यहाँ पर हु का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे हु का इस्तेमाल करता, ये हु को मैं हटा देता, हु रिकमेंड द कमेटी, तो यहाँ पर ये रिकमेंडेशन का काम पर्सन करता है, लेकिन चूंकि पर्सन ने तो काम किया नहीं है, पर्सन पे काम हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमने पर्सन हुम लगा दिया, हु नहीं लगाया। जब हमारा जो नाउन है, एंटीसीडेंट है, जब वो खुद काम करता है तब हम हु लगाते हैं, जब उस पर काम किया जाता है तब हम हुम लगाते हैं। अलवीना एक और भी एग्जांपल है। अलवीना हुम आई एडमायर, जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। अलवीना जो मेरी तारीफ़ नहीं करती, मतलब जिसकी मैं तारीफ़ करता हूँ उसकी तारीफ़ करता हूँ। और ये है भी मेरे पास नॉन एसेंशियल है, नॉन रेस्ट्रिक्टिव है, इसलिए मैंने इसको कॉमर्स के थ्रू अलग किया हुआ है। इज़ नॉट राइट इन दिस केस, वो सही नहीं है इस केस में। हुम आई एडमायर, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है हुम, इसलिए मैंने लगाया हुआ है कि उस पर एडमायरेशन का काम उस पर हुआ है, उसने किसी को। शी डज़ नॉट एडमायर समवन, रादर शी इज़ बीइंग एडमायर्ड बाय मी, उसको एडमायर किया जा रहा है मुझसे, मैंने उसको एडमायर किया है, तो बेसिकली काम उस पर हुआ है, उसने काम नहीं किया है। सियाम whom I know quite well, सियाम जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, सियाम does not know me how I am, सियाम मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, अदर सियाम को मैं जानता हूँ, so I am the person who is doing something on the सियाम, इसलिए मैंने यहाँ पे whom लगा दिया। would be
अ गुड हस्बैंड, लेट्स सपोज वुड बी अ गुड हस्बैंड। तो यहाँ पे जो श्याम से लेकर श्याम वुड बी अ गुड हस्बैंड, ये का सेंटेंस है जिसका इसमें मैंने श्याम की मॉडिफिकेशन की है कि श्याम जो है किस तरह का है। इस पर मैंने बताया है कि मैंने जिस तरह से मैं परसीव करता हूँ, मैं श्याम को जानता हूँ। आई नो क्वाइट, जिसको मैं जो कौन सा श्याम जिसको मैं जानता हूँ। मैं श्याम के बारे में तो बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कौन से श्याम के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं उस श्याम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ। और इसलिए यहाँ पर मैंने हुम आई एडमायर, इट इज़ द बॉय हुम आई थॉट, ये वो लड़का है जिसको मैंने पढ़ाया था। इट इज़ द बॉय हु, जिसको मैंने, बॉय ने काम नहीं किया, पढ़ाने का काम मैंने किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने हुम यूज़ किया है। द पर्सन हुम आई हेल्प, द इंसान जिसकी मैंने हेल्प की थी, इज़ द फादर ऑफ दिस यंग किड, वो बाप ही इन यंग किड्स का। तो यहाँ पे पर्सन ने मेरी हेल्प नहीं की थी, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इंसान जिसने मेरी मदद की थी वो इन बच्चों का बाप है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इंसान जिसकी मैंने मदद की थी, उस मदद का काम मैंने किया था, उस पर हुआ था यहाँ पे, इसलिए मैंने होम का यूज़ लगा दिया। इसके अलावा जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, हु तो हमारे पास सब्जेक्टिव है, हुज ऑब्जेक्टिव है, हमारे पास रिलेटिव केस भी है। तो रिलेटिव केस में इफ़ द रिलेटिव प्रोनाउन फंक्शन इज अ मीन टू शो पोजीशन ऑनरशिप यूज हुज, तो हम क्या कर सकते हैं, हुज का ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि द बॉय, यहाँ पर मैंने कहा कि द बॉय हुम आई थॉट, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि द बॉय हुज फादर इज़ डॉक्टर, जिसका बाप डॉक्टर है। द बॉय हुज फादर इज़ डॉक्टर इज़ माई स्टूडेंट, द बॉय जिसका बाप जो है वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर पोजेशन, उसका बाप, ये उसकी ऑनरशिप है, ये उसकी पोजेशन है, उसका बाप डॉक्टर है। तो बॉय जिसका बाप डॉक्टर है वो मेरा स्टूडेंट है। सो हु इज़ द पोजेसिव प्रोनाउन फॉर अ पर्सन और अ थिंग। इट इज़ द स्टोरी अबाउट अ बॉय, ये स्टोरी जो है उस लड़के के बारे में, उस पेरेंट गॉट डाइवोर्स, जिसकी पेरेंट्स की डाइवोर्स हो चुकी है, मतलब जिसके पेरेंट की डाइवोर्स हुई है। हुज पेरेंट, उसके माँ बाप उसकी ऑनरशिप में है, उसकी उसके पोजेशन में है, उसके पेरेंट्स लाइक। सो शी वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्वेंट, शी वॉज अ डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्वेंट हुज रेपुटेशन वॉज इमेकेबल। यहाँ पे अगर मैं रेपुटेशन की बात करूँ तो रेपुटेशन किसकी है, सर्वेंट की, इसलिए ये उसकी पोजीशन है, ये उसकी ऑनरशिप है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना तो मैं हु लगा सकता हूँ क्योंकि सर्वेंट ने कोई काम नहीं किया है, मैंने हम भी नहीं लगाया क्योंकि सर्वेंट पर कोई काम भी नहीं हुआ, मैंने हुज लगा दिया क्योंकि मैं उसकी ऑनरशिप, उसकी पोजीशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि उसके पास कुछ है। इन दिस सेंटेंस the relative pronoun whose replaced the pronoun she to form a non-restrictive clause and her reputation was amicable. For example, ये हमारे पास clause है यहाँ पर। करीम whose children go to school is not so busy. करीम जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी नहीं है। करीम whose children, किसके बच्चे, करीम के, इसलिए मैंने यहाँ पे whose लगा दिया। मैंने हूँ नहीं लगाया क्योंकि करीम ने कोई काम नहीं किया है। मैंने यहाँ पे हुम नहीं लगाया क्योंकि करीम पर कोई काम नहीं हुआ है। मैंने हुज लगा दिए क्योंकि मैं उसके बच्चे, उसके ऑनरशिप है, उसके पोजीशन है। ही इज़ द यंग मैन हुज वाइफ लेफ्ट हिम फॉर हिज बैड टेम्पर। ही इज़ द यंग मैन हुज वाइफ, उसकी पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे हु नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पे हुम नहीं लगा सकता। मिस्टर सलमान whose brother is one of the leading expert in this country. No, whose brother, जिसका भाई, यहाँ पे मैंने लगाया कि सलमान जिसका भाई अगर मैं जिक्र करता हूँ तो फिर मैंने यहाँ पे whose का ही मैंने जिक्र करना है। I have to buy a present for my best friend whose birthday is next week, जिसकी बर्थडे नेक्स्ट वीक है। मैंने अपने भाई के लिए, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीदना है जिसकी बर्थडे नेक्स्ट वीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे हुज का यूज़ कर लिया। द बुक हुज पेजेस आर ओल्ड, ये किताब जिसकी पेजेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, इज़ वेरी हिस्टोरिक, वो बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक है। आई लाइक द कार हुज कलर इज़ ब्लैक, आई लाइक द कार, मुझे ये कार पसंद है। कौन सी कार, जिसकी कलर जो है वो ब्लैक है। तो जिसकी मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ और पोजीशन मेरे पास एज अ क्लॉज बन रहा है क्योंकि ये मेरे पास यहाँ पर मेरे पास ये कलर है एंड वर्ब भी है इज़, यहाँ पे क्लॉज भी बन रहा है मेरे पास, और ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज है या रिलेटिव प्रोनाउन जिसको कहते हैं, लेकिन हुज मैंने लगाया हुआ था और हुज के ज़रिए मैं इसको पोजीशन शो कर रहा था। दूसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है विच। विच क्या है, रेफर टू अ थिंग और कॉन्सेप्ट है। ये हमारे
थिंग्स को या कॉन्सेप्ट के लिए हम लगा सकते हैं। इंसानों के लिए तो हमने हु का इस्तेमाल किया था, चाहे वो सब्जेक्टिव केस में था या फिर ऑब्जेक्टिव में हुन का किया था या फिर पॉजेसिव में हुस का कर लिया। लेकिन अब हम बात जब करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के या किसी भी नॉन लिविंग थिंग का, इवन एनिमल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तब हम विच लगाते हैं। तो is most often used in a clause that add information ऐड करता है। वही हु की तरह इसका भी काम होता है, लेकिन ये बेजान चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। वी यूज्ड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग, नॉट फॉर द लिविंग थिंग्स। वी यूज्ड हु फॉर द लिविंग थिंग, वी यूज्ड हुम फॉर द लिविंग थिंग, वी यूज्ड हुज फॉर द लिविंग थिंग, बट वी यूज्ड हुज फॉर अ कॉन्सेप्ट, विच फॉर अ कॉन्सेप्ट। We used which for a concept, we used which for a non-living thing, for a material thing. So in this sense we are using which to add further information, to add the antecedent in the sentence. So is sometimes used in a clause that makes a noun specific. Its purpose is to making a noun more specific, usually when a speaker or the writer wants to sound more formal. Like the Empire State Building, which used to be the tallest building in the world, जो बहुत ज़्यादा tallest building है in the world। तो यहाँ पे which का यूज़ हुआ है और which मैंने इस building के लिए यूज़ कर लिया। और building क्या है हमारे पास things में। एक और एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, दिस इज़ द बुक विच आई वांटेड। यहाँ पे विच मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि ये एक तो मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ बुक को, कि कौन सा बुक, मैं किस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ, वो बुक जो मैं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे बुक ने कोई काम नहीं किया है, चाहना तो मैंने किया है, आई वांटेड। तो यहाँ पे विच आपके पास ऐसे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। एक दो और सेंटेंस है जिसमें हम देखते हैं द बुक, दैट भी लगा सकते हैं। अगर आप इनफॉर्मल स्पीच कर रहे हैं या इनफॉर्मल राइटिंग कर रहे हैं तो अगर आप दैट भी यूज़ कर ले तो गलत नहीं है। अगर आप फॉर्मल है तो फिर अगर आप विच का यूज़ करते हैं तब भी गलत नहीं है। द बुक विच आई रिकमेंडेड रीडिंग इन अ क्लास, जो मैंने रिकमेंड किया था, बुक ने ख़ुद को तो रिकमेंड नहीं किया था, बुक पर काम हुआ है। तो यहाँ पर विच आपका ऐसे ऑब्जेक्ट है, काम कर रहा है और है भी रिलेटिव प्रोनाउन। द लेडर ऑन विच आई वॉज स्टैंडिंग बिगेन टू स्लीप, वो लेडर जिस पर मैं कर रहा था बिगेन टू स्लीप। तो मतलब यहीं पे अगर मैं बात करूँ तो लेडर जो है उसने खुद काम तो नहीं किया था, मैं कर रहा था ना उस पर, तो यहाँ पे उस पर काम मैंने किया था, इसलिए यहाँ पे विच भी आपका एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम थर्ड की बात करें, द बाइक विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे बाइक पे काम नहीं हुआ है, बाइक की हम बात कर रहे हैं। तो बाइक विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यहाँ पे विच एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। द वॉच विच आई लाइक इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो वॉच बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। कौन सी वॉच बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव? देयर आर सो मैनी वॉचेज़, यू कैन एक्सप्लेन इट बाय एडिंग एडजेक्टिव्स। बट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ वो वॉच जो मुझे पसंद है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो इस तरह से हमारे पास विच भी यूज़ हो सकता है। इसके अलावा दैट है, तो दैट में हमारे पास दैट जो है वो अभी मैंने कहा कि दैट को मैं एज ए इनफॉर्मल स्पीच में यूज़ करता हूँ, एज राइटिंग में या स्पीकिंग में। दैट हम इनफॉर्मल में हम यूज़ करते हैं। आप विच का भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर क्विकली बोलना है और अगर आपने बस इतना ख्याल नहीं लगता है कि आपको ये फॉर्मल बात करनी है या इनफॉर्मल बात करनी है, तो अगर आप विच का यूज़ करते हैं तब भी सही है। आप दैट का यूज़ करते हो तो दैट भी सही है। तो मोस्ट ऑफन रेफर टू अ थिंग और कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड इन अ क्लॉज, बट make a noun more specific. It's sometimes used to refer a person or people, usually in informal writing or in speaking. The lesson that we have learned are no more important than the lesson that we have yet to learn. एक ये हमारे पास दैट क्लॉज है और एक ये है हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस सेंटेंस में दो आ रहे हैं हमारे पास, और दैट इसमें आप द लेसन विच वी हैव लर्न विच भी लगा सकते हैं, आप दैट भी लगा सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द ज्यूरी, यहाँ पे ज्यूरी के लिए मैंने यहाँ पे क्लॉज दिया हुआ है दैट वुड हैव द केस। दैट वुड हैव द केस जो है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है जो स्टार्ट हो रहा है दैट से, और दैट मैंने ज्यूरी के लिए लगा दिया। द क्लॉज दैट स्कोर हाईएस्ट ऑन द एग्ज़ाम, यहाँ पे जो है दैट क्लॉज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और दैट मैंने इसलिए दैट मैंने क्लास के लिए लगा दी। यहाँ पे मैं विच भी लगा सकता हूँ, बट यू कैन राइट इट इफ़ यू कैन राइट दैट इफ़ यू वांट, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूजिंग दैट इन योर सेंटेंस। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं दैट तो कर सकते हैं, सही है। द क्लास दैट मैंने यहाँ पे क्लास के लिए लगा दिया और इसका एंटीसीडेंट जो है वो हमारे पास क्लास है, क्योंकि अगर हमारे पास क्लास नहीं होता यहाँ पे दैट स्कोर हाईएस्ट, हु स्कोर हाईएस्ट, तो हमें नहीं पता होता कि किसने हाईएस्ट स्कोर किया है एग्ज़ाम में, वाज एक्नॉलेज बाय द एडमिनिस्ट्रेशन।
तो ये सारे जितने भी हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन आई थी, चाहे वो हमने स्टार्ट से किया था कि प्रोनाउन क्या था, उसके टाइप्स क्या थे, पर्सनल प्रोनाउन क्या था, उसके केसेस क्या थे, उसके अलावा भी हमने और भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ लिए थे पिछले वीडियो। अभी हमने इस लेक्चर्स में जो पहले हमने डिस्कस किया था सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। इसमें फिर रिलेटिव प्रोनाउन पे आ गए, और रिलेटिव प्रोनाउन में कि कितने टाइप्स होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं, दूसरा को हम नॉन रेस्ट्रिक्टिव कहते हैं। एक को लगाना ज़रूरी है तो दूसरे को लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आप लगा सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते तब भी सही, लेकिन अगर आप इसको रिमूव भी कर दे तब भी गलत नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज भी हम कह सकते हैं। और एडजेक्टिव क्लॉज का मकसद यही है क्योंकि इसमें लफ्ज़ एडजेक्टिव आ गया, तो लफ्ज़ एडजेक्टिव आ गया तो इसका यही मतलब होगा कि ये आपके नाउन को जो साथ में लगा होगा उसी नाउन को, ये चाहे वो इंसान हो या नॉन लिविंग थिंग हो, उसको ही मॉडिफाई करेगा। क्लॉज में इसलिए कह रहा हूँ कि क्लॉज में आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। तो कभी कभी आपके पास कोई एक ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसमें आपके पास सब्जेक्ट भी हो, आपके पास वर्ब भी हो, उसी की बिना पर आप किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करते हैं। A single word is not enough to explain or to modify a noun. Sometimes for that you have to use a variety or group of words in which you have a subject and in which you have a verb. So अगर आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करते तो फिर उससे आपका एक क्लॉज बन जाता है, और क्लॉज फिर आपका किसको डिफाइन करता है, आपके नाउन को। तो इसको इसलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी हम कहते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में हमारे पास इंसानों के लिए हु यूज़ होता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हुम था, उसका पोजेसिव फॉर्म हुज था। इसी तरह से अगर हम उसकी बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो विच एंड दैट यूज़ कर सकते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यही है एंड पोजेसिव फॉर्म इनका भी हुज ही है। द बुक हुज पेजेस, द बुक हुज पेजेस, जिसके पेजेस जो है वो इस तरह से हैं। तो ये सब कुछ था हमारे पास नाउन का। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट्स हैं, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझ नहीं आया हो, या आप लोगों के कई लाइक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आप लोगों को जो एम्बिग्विटी है वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और आपके क्वेश्चन से मुझे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग का भी पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर नाउ।